हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का शिक्षार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं। आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि इन एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क द लेटर आई एंड ई इन द एक्रोनिम एडी पर्टेन टू, मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो एडी मॉडल है उसमें से ये आई और ई इनके क्या बेसिकली फुल फॉर्म है। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको एडी का फुल फॉर्म पता होगा। आप जानते हैं कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ए, जहाँ ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एनालाइज। एनालाइज। डी का मतलब डिजाइन। दूसरे डी का मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और आई का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। और ई का मतलब होता है इवेल्युएशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन पढ़ते समय प्रायः संक्षिप्ताक्षर विज आता है, इसका अर्थ क्या है? बेसिकली आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते होंगे या कोई थीसिस वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें कहीं देखते होंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है विज। ये आपको लिखा दिखाई देता होगा। आपको बेसिकली इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है के संदर्भ में, यानी कि रिफर टू। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या पूछे। इसमें नहीं आता है पूछा। अब आप लोगों को ये भी बताना है कि ये जो है प्राथमिक नियम, जो अधिगम के जो प्राथमिक नियमों की बात हो रही है, ये किसका नियम है, ये किसका नियम है। ये देखिए, अधिगम के जो प्राथमिक नियम है बेसिकली ये किसके हैं? ये है थॉर्नडाइक के। किसके नियम है? ये है थॉर्नडाइक के नियम। ठीक। इन्होंने प्राथमिक नियम कितने बताए? प्राथमिक नियम बताए थे 3। और गौड़ नियम कितने बताए थे? गौड़ नियमों की संख्या इन्होंने 5 दी थी, इसलिए 5 भागों में इन्होंने कैटेगराइज किया। प्राथमिक नियम कौन से होते हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ये बेसिकली आपके 3 प्राथमिक नियम होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा है अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन यही हो जाएगा, सी वाला। यानी ये जो आपका बहुप्रत्युत्तर का नियम है यही आपके इनमें नहीं आता। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी शोध प्रबंध जमा करता है, अपने थीसिस को जमा करने जाता। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर, मतलब जब उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, थीसिस की रिव्यू किया जाता है, तो उसकी विषय वस्तु में 30% भाग में 30% भाग में समरूपता पाई जाती है, यानी एक तरीके से कहें प्लैग पाया जाता है, प्लैगरिज्म। तो आपको बताना है कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ये किस लेवल में आता है। इसके लिए आपको प्लैगरिज्म के जो लेवल हैं वो पता होने चाहिए। आप जानते होंगे प्लैगरिज्म के 4 लेवल हैं। पहला लेवल 0, दूसरा 1, 2 और 3। ये 4 लेवल आपके प्लैग के होते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 है जबकि 0 वो लोग काउंट करना भूल जाते हैं, जबकि 0 है, 1 है,
फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक, तो आपसे पूछा है 35%, तो इसके लिए आपको परसेंटेज भी पता होना चाहिए। देखिए, जो ये आपका 0 वाला लेवल है, इसका जो लेवल होता है वो होता है अगर आपकी थीसिस में 0% से लेकर के 10% तक का फ्लैग मिलता है तो वो लेवल 0 होगा। अगर 10 से 40% तक मिला तो वो लेवल 1 में आएगा। 40 से 60 तक मिला तो वो लेवल 2 में आएगा। और अगर 60 प्लस हो गया तो वो लेवल 3 में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है 35% समूह होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो 35% है वो लेवल 1 में आएगी 10 से 40 के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लेवल 1। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कि जो लेवल 1 है आपका, अगर आप इस कैटेगरी में पाए जाते हैं तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती, कोई भी दंड नहीं मिलता है। अगर आप लेवल 1 में पाए जाते हैं तो आपको 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप 6 महीने बाद अपनी थीसिस का रिव्यू कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद आकर आप सबमिट कीजिए। अगर आप लेवल 2 में पाए जाते हैं, लेवल 2 में जब पाए जाते हैं तो इसमें आपको 1 साल तक का समय दिया जाता है। 1 साल तक आप रिव्यू करिए, फिर से बनाइए, फिर से सबमिट करिए। लेकिन अगर आप लेवल 3 में आ जाते हैं, अगर आपने 60% से ज़्यादा अपने थीसिस में चीज़ें कॉपी की हैं तो आपकी जो थीसिस ही कैंसिल कर दी जाएगी। मतलब कि आप पीएचडी ही नहीं कर पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संदर्भगण सूची के संदर्भ में आपको बताना है कि कभी कभी शोधकर्ता संक्षेप वाचक टीआर का प्रयोग करता है। अच्छी देखिए, इसमें भी आपसे वही बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में पूछा है कि ये जो टीआर है इसका क्या मतलब है। एक क्वेश्चन आपने पीछे देखा था विज का, यहाँ पे टीआर का पूछा है। इसमें आप लोग बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। देखिए, ये जो शॉर्ट फॉर्म वाले हैं या जो थोड़े के फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए एक जगह, लिख के पूरा याद कर डालिए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, अगर टीआर का अगर यूज करता है तो उसका जो सही आंसर होता है ट्रांसलेटेड। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शोध आलेख का वह भाग, बहुत ध्यान से आप लोग प्रश्न पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। शोध आलेख का वह भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का अवलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है। शोध की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब कि ऐसा भाग बताया जिसमें आपको जो भी विषय क्षेत्र होगा, मतलब जो भी आपकी थीसिस होगी, डिसर्टेशन होगी, कुछ भी होगा, उसका जो विषय क्षेत्र होगा, यानी कि आप किस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, या जो उसका रिजल्ट होगा, या उसमें जो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो कुछ भी करेंगे उसका जो उल्लेख आप करेंगे वो किस पार्ट में करेंगे। 4 ऑप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, परिणाम और विधि। इन चारों में से किसमें आप इन सारी चीजों को उल्लेख करेंगे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना, यानी कि आप इंट्रोडक्शन में वो चीजें बताएंगे कि ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं ना, वो पूरा क्या क्या चीजें होंगी हमारे आने वाली थीसिस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक की भावना को प्रतिबंधित करता है। देखिए, इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा शायद टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, ये जो बहुत हद तक, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको फिल करना है, मतलब इस जगह पे कि इस जगह पे किस प्रकार की भावना को प्रतिबिंबित करता है। सामान्यता की भावना को प्रतिबिंबित करेगा, संदेह की करेगा, या तटस्थता यानी इंडिफरेंस, या एनिमस। यानी कि प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक किस प्रकार की भावना को प्रतिबिंबित करेगा, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामान्यता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। जो संप्रेषण है वो समाज में एक कम्युनैलिटी की भावना को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पियरे बोर्डियो के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नांकित प्राप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका लगाइए आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ। ठीक। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए। देखिए, इस बार का जो पेपर आया था दिसंबर 2024 में, आप लोग जान रहे हैं वो क्वेश्चन का लेवल वो कहाँ लेके गए, इसीलिए आप लोग हर तरीके से तैयार रहिए। देखिए, अब हम आपको बताते हैं ये जो पियरे बोर्डियो है, पहली बात तो ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। ये जो है ये बेसिकली फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी समाजशास्त्री माने जाते हैं। ठीक, फ्रांसीसी समाजशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने बेसिकली ये जो पूंजी की बात की है, जो समाज सांस्कृतिक पूंजी जो आई है ना, ये जो सांस्कृतिक बेसिकली इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 भागों में बांटा था इसको। पहली जो इन्होंने पूंजी बताई थी वो बताई थी आर्थिक। पहली पूंजी थी आर्थिक, दूसरी पूंजी थी सामाजिक, उसके अलावा ये थर्ड नंबर पे थी सांस्कृतिक पूंजी, और चौथे नंबर पर थी प्रतीकात्मक। ये इन्होंने 4 प्रकार की पूंजी बताई थी, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी। तो ये भी आप लोग देखते रहिएगा और कहीं नोट भी कर लीजिएगा। जो देखिए, आप अपने नोट्स में कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट निकला करे टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको उसी में ऐड कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरवैयक्तिक संप्रेषण प्रायः किस रूप में समझा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे इंटरपर्सनल की बात हो रही, ना कि इंट्रापर्सनल की, यानी अंतरवैयक्तिक की बात हो रही है, ना कि अंतरा की। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। युग्मकीय होगा या स्वयं में होगा या बहुल से बहुल की ओर चलता है, मेनी टू मेनी, या एक विशाल जनसमूहों की ओर होता है। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, इसका जो सही आंसर हो वो होगा, क्या होगा, युग्मकीय, इंटरपर्सनल। सिंपल सी बात है, इतना समझिए, अगर दो लोग हैं, दो लोग अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल होगा। अगर एक ही आदमी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरा, यानी इसी को कहते हैं अंतरा भी, अंतरा वैयक्तिक, इतना समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस ध्यान से पढ़िए, की पॉइंट निकल आए तो फिर आप लोग ऑप्शन को काटना सीखिए कि कौन से ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संप्रेषण के यांत्रिक मॉडल की क्या विशेषता है, यानी इसका जो मैकेनिकल मॉडल है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बतानी है। पहला जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो है बहुविध मार्गी प्रवाह। एक मार्गी यानी वन वे होता है, या मल्टीपल वे होता है, या वन टू मेनी होता है, या एनोनिमिटी होता है, यानी ये अज्ञातता नहीं, अज्ञानता है। ठीक, इसमें से आपको बताना ही क्या होगा, मैकेनिकल मॉडल जो है कम्युनिकेशन का, उसमें से क्या होता है उसमें। देखिए, सिंपल सी बात है, जो मैकेनिकल मॉडल होगा वो कैसा होगा, वो आपका पहली बात तो वन वे होगा, दूसरी बात वन टू मेनी भी होगा, और तीसरी बात
वो क्या होगा, उसमें अज्ञानता भी होगी। ये तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, बी सी डी। देखिए अब हम आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि संप्रेषण का मैकेनिकल मॉडल। अगर आपको सिर्फ एक चीज पता हो कि मैकेनिकल मॉडल हमारा वन वे होता है, उसमें वन वे फ्लो होता है, वन वे फ्लो होता है, यानी कि किसमें है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो यह तो वो तो यहाँ पे तो था नहीं बी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। जब ये ऑप्शन कट गए बचे आपके पास ऑप्शन दो, इन्हीं में से आपको लगाना है, बस ऑप्शन को काटना सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगाइए, आप सॉल्व करिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, इतना आप लोग जान लीजिए कि नेट में कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, होंगे ट्रिकी ही बेस, वो सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलेगा। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए देखिए बस आंसर निकल जाएगा। क्या कह रहा है कि 10 सदस्यों वाली किसी समिति में, यानी कि एक समिति है जिसमें कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु आपको दे रखी है 42 वर्ष। एक 53 वर्ष की आयु वाला सदस्य है, वो रिटायर हो जाता है और उसी की जगह पे एक नया 45 वर्ष का एक आदमी आता है। तब आपसे वो जो नई समिति जो हो गई, रिप्लेस हो गया 45 साल वाला आके, उसकी आपको एवरेज एज बतानी है पूरी समिति की। अब एवरेज एज क्या होगी, ये वाली जो पहले वाली जो दी गई थी ये तो तब थी जब 53 वर्ष वाला आयु था। अब जो देनी है, अब जब 45 वर्ष वाला आदमी आया इसकी आपको अब बतानी है अब क्या एवरेज हो। देखिए तो अब सबसे पहले तो आप पहले का पता कर लीजिए कि जो पहले का कितनी, पहले टोटल कितनी एज रही होगी। देखिए हम बताते हैं, देखिए पहले क्या था, ये 10 सदस्य वाली थी, कितनी इसमें एज बताई गई थी, 42 वर्ष। तो सिंपल सी बात है कि आयु 10 सदस्यों की आयु का योग निकालिए आप। पहले पहले क्या निकालेंगे, 10 सदस्यों की 10 सदस्यों की आयु का योग निकाल लेंगे। कि आयु का योग निकलेगा कैसे, भाई 10 लोग हैं और टोटल हैं कितने, एवरेज एज कितनी दी गई है आपको, 42। तो सिंपल सी बात आ गई, कितनी आई, 420 वर्ष। 420 वर्ष ये आ गई। ये कब आई, ये पहले वाली जब आई। अब नई समिति का निकालते हैं। देखिए नई समिति का कैसे निकालेंगे, नई समिति का निकलेगा, देखिए ये टोटल आप रखिए कि 420 वर्ष। 420 वर्ष आपने रखा। अब 420 वर्ष में रिटायर कौन के, रिटायर कितनी एज का हुआ, वो हुआ 53 एज वाला आदमी, हटाइए उसको, निकालिए बाहर। आया कौन, कितनी एज है उसकी, 45। आइए भाई स्वागत है आपका, बस सिंपल सी बात है। और टोटल थे कितने, टोटल कितने आदमी है, टोटल है 10। बस अब क्या बचा, सॉल्व हो गया आपका, क्वेश्चन आंसर निकल आए, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 412 डिवाइडेड बाई 10। 412 को 10 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 41.2 वर्ष आ जाए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस, तो ये ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगी, सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना कहा गया था, एक कोई 10 सदस्यों वाली एक समिति है जिसकी एवरेज एज आपको 42 वर्ष दी गई थी, उसमें उन 10 सदस्यों में से कोई एक आदमी आपका 53 साल का रहा होगा, वो हो गया रिटायर। अब जब वो रिटायर होकर चला गया तो अब एक नया आदमी आया, उसकी एज कितनी थी, 45 वर्ष।
अब जब नया आदमी आ गया, उसकी एज भी अलग है, तो जाहिर सी बात है जो 10 सदस्यों का पहले 42 साल औसत एज थी, वो भी तो इधर उधर हुई होगी। तो बस वही हमने निकाल लिया। पहले हमने 10 सदस्यों को निकाल लिया, कितनी थी टोटल? 420। यानी कि ये जो 420 आया है, इसमें ये 53 साल वाला इंक्लूड है। नई समिति का हमने कैसे निकाला? टोटल जितना था उससे हमने ये 53 साल का जो आदमी था इसको हटा दिया, नए वाले को बुला लिया, पुराने को हटा दिया, नए वाले को बुला लिया, टोटल जितने आदमी थे वो कर दिया, बस कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। तो दोस्तों, ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इतने क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी आज का सेशन। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस बार आने वाले एग्जाम में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।